तो भारत से हम क्या सीखे, इस भाषण को जो मैक्स मुलर द्वारा रचित है, तो इस भाषण को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्स मुलर का परिचय करेंगे। तो मैक्स मुलर जो हैं वो कौन थे, तो मैक्स मुलर विद्वान थे, जो विश्वविख्यात विद्वान थे, विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाऊ नगर में 6 दिसंबर 1823 को हुआ। जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के हुए, यानी 4 साल के थे, उनके पिता विल्हेल्म मुलर नहीं रहे। पिता के निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मुलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। बचपन में संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे, लेकिन लैटिन में कविता भी लिखने लगे थे मैक्स मुलर। 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। उन्होंने हितोपदेश नारायण पंडित द्वारा रचित संस्कृत का नीतिगत कहानियों का एक कहा जा सकता है किताब है, जिसमें से नीतिगत कहानियाँ जानवरों से शिक्षाप्रद, जानवरों के द्वारा रिलेट करके, जिसमें जानवर का कहानी, जैसे बंदर मगरमच्छ आदि, जिस तरह का कहानी एक था ना, बंदर मगरमच्छ की दोस्ती वाली कहानी जो हम लोग पढ़े थे कि बंदर और मगरमच्छ में दोस्ती हो गया, और बंदर उसको हर दिन जामुन खिलाता था, जामुन कुछ जामुन को मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए ले जाता था। इस तरह की जो कहानियाँ थी, और एक दिन बंदर का दिल मांग लिया खाने के लिए, सोचा कितना मीठा होगा, और इस प्रकार से बंदर को मगरमच्छ अपना पत्नी के पास अपना अंदर कहा जा सकता है कि उसमें ले जाने लगा, ताकि बंदर का दिल वो खा सके, लेकिन बंदर बहाना करके किसी तरह से भागा था। तो इस तरह की कहानियां, नीतिगत कहानियां, जिससे क्या हो, विद्यार्थी सीखे, छात्र सीखे, युवक सीखे और शासक सीखे, सभी के लिए सीख भरी कहानियां इसमें होती है। तो नारायण पंडित द्वारा ये रचित है। तो इसका क्या किया उन्होंने, जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। इसी समय उन्होंने कठ और कैन, है ना, कठ और कैन क्या है, आदि उपनिषदों का क्या किए, कठ और कैन उपनिषद का क्या किया इन्होंने, जर्मन में अनुवाद करवाया। ये हमारा वेद से लिया गया है, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद और सामवेद से लिया गया है। ये कठ और कैन ये उपनिषद हैं, जैसा जर्मन से क्या किया, जैसे कठ जो उपनिषद है, इसमें नचिकेता वाला कहानी हम लोग पढ़ते हैं। नचिकेता वाला कहानी, इसमें क्या होता है, आत्मा के रहस्यों, कठ में क्या होता है, आत्मा के रहस्य, कठ उपनिषद में आत्मा के रहस्य आदि का वर्णन होता है। जबकि कैन में क्या होता है, कैन में ब्रह्म की अनंत सीमा के बारे में वर्णन है। तो इस प्रकार की उपनिषद का जर्मन अनुवाद इन्होंने किया। तथा मेघदूत जो संस्कृत का एक महान ग्रंथ है, कालिदास द्वारा रचित, का जर्मन पदानुवाद किया, यानी पद के रूप में अनुवाद किया, कविता के रूप में अनुवाद किया। ठीक है। तो मैक्स मुलर उस थोड़े से पाश्चात्य, यानी पश्चिमी यूरोपियन थे, पश्चिमी विद्वान थे, में अग्रणी आते हैं, जिन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। तो मैक्स मुलर क्या है कि वेद को ही, वेद के ज्ञान को सभ्यता का मूल स्रोत ये मानते हैं कि वेद ही सब कुछ है, जहाँ से सभ्यता स्टार्ट हुआ सबसे पहले। तो स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती का उपाधि दिया है, यानी उन्हें कहा है, उनका भारत के प्रति जो अनुराग, इनका जो अनुराग जगजाहिर है, दुनिया जानता है कि भारत से कितना प्रेम ये करते थे। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। जो हमारे पूर्वज के साथ समस्याएं थी, उन समस्याओं को सामने इन्होंने लाया, प्रकट किया। उन्होंने उनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर सामग्री विक्टोरिया, जो इनके जो समागी विक्टोरिया रानी जो विक्टोरिया थे, उन्होंने इनके पांडित्य प्रकांड विद्वान थे ये, तो इससे प्रभावित होकर 1868 में उन्हें अपने लिए आमंत्रित किया था। और उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की थी, किंतु यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी इनको, क्या ये उनके लिए अच्छा नहीं लगा, उनको तुच्छ लगी, छोटी लगी, और उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। भारत भक्त संस्कृतानुरागी वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका निधन हो गया। यानी 28 अक्टूबर जो भारत के प्रति इनका जो लगाव था, संस्कृतानुरागी, संस्कृत के प्रति जो लगाव था, वेदों के प्रति जो इनका अगाध आस्था था, वो मैक्स मुलर 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में मर गए। आगे आते हैं। प्रस्तुत आलेख जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ये एक भाषण है। प्रस्तुत आलेख भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित अंग्रेज के अधिकारी के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषण की श्रृंखला, बहुत सारे भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। बहुत सारा भाषण जो दिया गया उन आगंतुक, जो नए अधिकारी, जो भारत सिविल सेवा में अंग्रेज अधिकारी आए थे उस जमाने में, तो उनको संबोधित करते हुए यह भाषण का अंश है। प्रथम भाषण यह अविकल रूप से संक्षिप्त और संपादित अंश है। क्या है यह भाषण? प्रथम भाषण का, जो भाषण प्रथम उनको दिया गया था, अंग्रेज अधिकारियों को जो आते थे सिविल सेवा में यहाँ, उनको अविकल रूप से उनका जो है एक संपादित अंश है। तो जिसे क्या किया है, भवानी शंकर त्रिवेदी ने भाषांतरण यानी अनुवाद किया, जिससे हम लोग हिंदी भाषा में से पढ़ पा रहे हैं। तो भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीनता
और विलक्षणता। तो भवानी शंकर त्रिवेदी ने इसका क्या किया, भाषांतरण किया, जिसके कारण हम लोग इसे आसानी से पढ़ पा रहे हैं। तो भवानी शंकर त्रिवेदी के द्वारा ही लिखा गया यह कहा जाए तो उनके द्वारा अनुवादित है, और मैक्स मुलर के द्वारा, मुख्य अंश मैक्स मुलर का है, मैक्स मुलर के द्वारा तैयार किया गया ये भाषण है ना, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, उन्हीं के। चलिए आगे चलते हैं। भारत भाषण में मैक्स मुलर ने भारत के प्राचीनता, विलक्षणता को का प्रतिपादन करते हुए नव आगंतुक अधिकारियों को यह बताया। भाषण जो है, भाषण में मैक्स मुलर ने क्या बताया, नए जो अधिकारी नवांगतुक अधिकारियों को यह बताया, नए अधिकारी नवांगतुक अधिकारी नए अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की सभ्यता से भारत से बहुत कुछ सीखती है। क्या बताया कि विश्व की सभ्यता भारत से क्या करती है, बहुत कुछ सीखती है और यह ग्रहण करती आई है। विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती और ग्रहण करती आई है। उनके लिए यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है ना, उनके लिए यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विलक्षण देश भारत और उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख और जान सकते हैं। वो बता रहे हैं कि जो अधिकारी आए हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि भारत की विलक्षण ऐसा सभ्यता संस्कृति जो कहीं और नहीं दिखती है, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह भाषण आज उतना ही प्रासंगिक है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेशाभिमान के विलोपन के इस दौर में, जैसे ये जो शब्द है स्वदेशाभिमान के विलोपन, जो हम लोग अपने देश की पर गर्व करना धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, हम लोग पश्चिमी सभ्यता की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस दौर में यह भाषण विशेष सार्थकता है। नई पीढ़ी को अपने देश और इसकी प्राचीन सभ्यता संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। तो नया पीढ़ी से क्या करेगा, कुछ सीखेगा कि हमारी प्राचीन संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव की महत्ता को समझेगा कि हमारा प्रकृति, यहाँ का नेचर, यहाँ का सभ्यता संस्कृति, यहाँ का ज्ञान साधना कितना महत्वपूर्ण है, कितना इसकी उपयोगिता है, कितना ज़्यादा था उस जमाने में और कितना अब भी है। लेकिन हम भी अभी भी अपने प्राचीन सभ्यता को नहीं समझ पा रहे हैं और हम लोग गलत ट्रैक पे जाते जा रहे हैं। तो ये इससे बहुत कुछ सीखेगी। तो प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त और एक अच्छा ज्ञान भी प्राप्त कर पाएंगे। तो बच्चों, भारत से हम क्या सीखें, यह एक भाषण है जिसे मैक्स मुलर द्वारा नए अधिकारी जो आए हुए हैं सिविल सर्विसेज, भारत में सिविल सर्विसेज के लिए अंग्रेज अधिकारी उस जमाने में, उनको संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। कहा जाए तो यह संक्षिप्त एक भाषण है जिसमें नए अधिकारियों को क्या किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है और भारत की प्राचीन वैभव, जो उस समय का वैभव है, उस समय की भारत की ज्ञान, भारत की संस्कृति, सारा चीज़ को उनके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है इस भाषण के जरिए कि आप भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैक्स मुलर का इस भाषण को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये याद रखिएगा, भवानी प्रसाद त्रिवेदी द्वारा यह भाषांतरण है, जिसके कारण हम लोग इसे अनुवादित रूप में पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से मैक्स मुलर इसे दूसरी भाषा में लिखे होंगे, जिसका भाषांतरण कौन किए हैं, भवानी प्रसाद त्रिवेदी भाषांतरण किए हैं। तो हम लोग उनको भी धन्यवाद देते हैं इस भाषण को। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। यानी सर्वविध, सभी संपदा, सभी संपत्ति, सभी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कौन सा देश है जहाँ सब कुछ पाया जाता है। आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए बोले कि पूरा भूमंडल देख के बताओ कि कौन सा देश ऐसा है, तो वह देश है भारत। ऐसा मैक्स मुलर इस भाषण को इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। भारत यहाँ भूतल पर स्वर्ग की छटा निखर रही है। भारत जहाँ भूतल पर स्वर्ग की छटा निखर रही है। यदि आप जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया, यदि पूछा जा रहा है कि यदि आप जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम एक्सट्राइम उपलब्धि जो होता है उसका सर्वप्रथम साक्षात्कार, इंटरव्यू कहने का मतलब साक्षात्कार, उसका फेस सबसे पहले किसने किया, तो वह देश उसको प्राप्त करने वाला, उसको फेस करने वाला पहला देश है जो उत्कृष्टतम उपलब्धि को पाया है, वह देश है भारत। किस देश ने किया? फिर पूछा जा रहा है और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्या पर विचार कर उसमें कईयों के समाधान ढूंढ निकाले हैं। कि प्लेटो जो पश्चिमी दार्शनिक है, फिलोसफर है, कांट जैसे दार्शनिक का अध्ययन, यूरोपियन दार्शनिक है, का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी वे मनन के योग्य हैं। कौन? तो भारत के वो उत्कृष्टतम उपलब्धि, वो मानव मस्तिष्क की वह उत्कृष्टतम उपलब्धि, वह ज्ञान, वह प्राचीन वैभव, वह प्राचीन लोग जिन्होंने भारत को इतना संपन्न और परिपूर्ण ज्ञान से भरपूर देश बनाया। तो उसके ये जो प्लेटो, कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी वे मनन योग्य हैं। जो हम यूरोपीय बोला जा रहा है कि हम यूरोपियन लोग, क्योंकि वो अंग्रेज थे, तो वो अंग्रेज
को संबोधित कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं हम यूरोपियन लोगों को वे मनन करने, जो हम लोग अपने दार्शनिक, अपने फिलोसफर प्लूटो और कांट जिस दार्शनिक का अध्ययन करते हैं उसके बारे में उनसे सीखते हैं, तो उनके वो सीखने वाले हम यूरोपियन के लिए भी वो जो भारत की पश्चिमी पूर्वी सभ्यता है भारत जैसे देश की, तो उस वे मनन करने योग्य हैं, है ना, उनसे कुछ सीखने योग्य हैं वे। मैं यहाँ भी भारत का नाम लूँगा। फिर बोल रहे हैं कि मनन करने योग्य हैं, तो वह मैं यहाँ भी भारत का नाम लूँगा। फिर बोलते हैं, और यदि यूनानी, रोमन, सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियन को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारा जीवन का अंतरतम परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण और अधिक विश्वव्यापी, यूँ कहें तो संपूर्णतः मानवीय बन जाए, और यह जीवन ही क्यों अलग जन्म शाश्वत जीवन में सुधर जाए, तो मैं एक बार फिर भारत का नाम लूँगा। क्या बोल रहे हैं कि यहूदियों की विचारधारा, रोमन, यूनानी, रोमन, सेमेटिक जाति के यहूदियों, सेमेटिक जाति, क्योंकि यहूदी क्या थे, सेमेटिक जाति से थे, है ना, तो सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा के साथ अवगाहन करते रहने वाले, यानी ये लोग उसी विचारधारा में पलने वाले लोग हैं, तो उन यूरोपियन को पढ़ने अवगाहन करने वाले हम यूरोपियन अपने यूरोपियन साथियों को जो आए हुए हैं उनको बता रहे हैं कि ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए। बोल रहे हैं हम यूरोपियन को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारा जीवन का एक एक कण अंदर तक परिपूर्ण मतलब भर जाए, सब चीज़ प्राप्त कर ले, अंदर से खुशी हो हमें, तो वो अधिक सर्वांगीण हो जाए, अधिक विश्वव्यापी, परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी, यूँ कहें तो संपूर्णतः मानवीय बन जाए। ऐसा क्या है बताओ, किससे हमें क्या करना चाहिए, है ना, कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए, यह जीवन ही क्यों अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए, तो कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए। फिर यूरोपियन से वो पूछ रहे हैं और फिर जवाब देते हैं कि मैं एक बार फिर नाम लूँगा भारत। वो फिर से एक बार भारत का बड़प्पन यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। अगले अंश में वो कहते हैं जो लोग आजकल भारत में घूम कर आए हैं उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दूसरे शहरों को ही याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर रहा है। क्या बोल रहे हैं कि जो लोग आजकल भारत घूम कर आए हैं, भारत बहुत लोग घूमने आते हैं यूरोपियन, तो उनका अधिकतर, वो बोल रहे हैं कि उनका अधिकतर जो ध्यान है, जो लोग उसका वो बड़े बड़े शहरों पर रहता है, उनका ध्यान, जो अभी लोग भारत जा रहे हैं उनमें से ज़्यादातर ध्यान कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जैसे या ऐसे दूसरे शहरों को ही याद है। उनका अधिकतर बोला जाता है उन लोगों को अधिकतर भारत के ये सारे शहर की ही याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान, बोल रहे हैं मैक्स मुलर, कि मेरा अधिकतर ध्यान जो भारत में जाता है वह सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक की ओर जाता है, ग्रामवासियों की ओर, नागरिक ग्रामवासियों, गाँव में रहने वाले लोगों पर जाता है सच्चे, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वहीं हो सकते हैं, क्योंकि गाँव में भी सच्चा भारत बसता है। फिर से मैक्स मुलर भारत के गाँव की बड़ाई कर रहे हैं। अगली लाइन में ये बोलते हैं कि 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। क्या बोला जा रहा है, क्योंकि वो IAS अधिकारी हैं, वो आ रहे हैं भारत, उनको यह सुनाया जा रहा है कि 2-3 हजार साल पुराना ही क्यों, 2-3 हजार साल उस समय से 2-3 हजार साल पुराना ही क्यों, आज का भारत में भी उस समय जब वो अधिकारी चयनित हुए हैं उस समय के भारत का बात हो रहा है, आज के भारत में भी अनेक समस्याओं से भरपूर है, अनेक समस्या है उसके पास उस समय भी, जिसका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए उतना ही वांछनीय है, जिसका समाधान, उस समस्या को खत्म करना, जड़ से मिटाना हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतनी ही आवश्यकता है कि समस्या को कैसे खत्म किया जाए, जरूरत है। यदि आपकी अभिरुचि की पेट किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं की में रुचि ली हो जिसके बारे में अपने यहाँ श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार किया करते हैं, डिस्कशन किया करते हैं, सोच विचारते हैं अपने यहाँ के बड़े बड़े विचारक, उन समस्याओं में आपकी रुचि है जिसके बारे में वो सोच विचार करते हैं उसके समाधान के बारे में, तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या है, बोल रहे हैं फिर से आपको भारत में ही ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आपको ध्यान देना चाहिए। आपको निर्वासन मतलब होता है देश निकाला, यानी आप बाहर कर देना किसी स्थान से, तो वैसा आपको भारत से बाहर ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से आपको भारत में बाहर समझने का जरूरत नहीं है, बाहर रहने का जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आप भारत के भारत के क्या कीजिए, आप भारत के ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ जाइए, तो आपको वहाँ
जो श्रेष्ठतम विचारक जो हम लोगों का है, जिस पर समाधान के लिए ढूंढ रहे हैं, उन समाधानों को आसानी से आपके सामने भारत उपलब्ध करा देगा। आप उसके ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ जाइए। यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं, यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक विशाल भूभाग आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप भू विज्ञान यानी ज्योग्राफी में इंटरेस्टेड हैं, है ना, तो ये कहा जा रहा है कि अगर आपका रुचि क्या है, भू विज्ञान में है, तो भू विज्ञान मतलब जियोलॉजी में है, तो जियोलॉजी मतलब भू विज्ञान, तो हिमालय से श्रीलंका तक के विशाल भूभाग आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। क्या कर रहा है? हिमालय से लेकर श्रीलंका तक का जो विशाल भूभाग भारत है, वो आपकी क्या कर रहा है? प्रतीक्षा कर रहा है। ये भारत का विशाल भूभाग जो है उसको क्या कर रहा है? आपको ऊपर हिमालय और नीचे श्रीलंका तक का विशाल भूभाग आपका प्रतीक्षा कर रहा है। आप वहाँ पे जाके रिसर्च कर सकते हैं, भू विज्ञान जियोलॉजी को अध्ययन कर सकते हैं। आगे फिर अगला बोला जा रहा है, यदि आप वनस्पति जगत में विचारना चाहते हैं, यानी आप वनस्पति जगत में के क्षेत्र में जानकारी चाहते हैं, तो भारत एक ऐसी फूलवारी है, भारत को एक ऐसा कहा जाए समृद्ध धरती को दिखाया जा रहा है, फूलों की बगिया से संबोधित किया जा रहा है, यहाँ जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिक नामी लोग, हकर्स जो वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे, बहुत अच्छे नामी गिने चुने वैज्ञानिकों में से एक थे वनस्पति वैज्ञानिक, तो जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। तो भारत इस तरह से समृद्ध है कि हकर्स जैसे लोग भी वहाँ पर अध्ययन करने जाते हैं। बड़ा ही समृद्ध धरती है कहने का मतलब। अब यदि फिर आपको पूछा जा रहा है, यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है, क्या चीज में है? जीव जंतुओं के अध्ययन में है, तो आपका ध्यान श्री हकल्स की ओर अवश्य होगा। आपका ध्यान श्री हेकल की ओर अवश्य होगा, जो इन दोनों भारत के कंतारों मतलब जंगलों की छानबीन क्या कर रहे हैं? हेकल क्या कर रहे हैं? उस समय जब ये लोग आ रहे हैं भारत में, ये सिविल सर्विसेज के लोग, तो उस समय कंतारों मतलब जंगलों में छानबीन ढूंढ रहे हैं, हेकल्स जीव जंतुओं का अध्ययन कर रहे हैं। और भारत के समुद्र तट में मोती को इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब मोतियों का भी अध्ययन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? तो श्री हेकल्स कर रहे हैं। भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहरे सपने को साकारता जैसा है। भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहले सपनों की साकारता जैसा है। जैसे मैक्स मुलर बोल रहे हैं कि मेरे जीवन का सबसे सुनहले सपनों को पूरा करने जैसा है कि भारत में हम हैं। यदि आप निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं, क्या चीज़ में रखते हैं? यदि आप निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं, मैंने मानव शास्त्र में अभिरुचि रखते हैं, तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय लगेगा, जहाँ मानव शास्त्र यानी जहाँ मानव विज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऐसे बहुत सारे अध्ययन का आपको सोर्स मिल जाएगा भारत में। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं, आपको पुरानी चीज अवशेषों को खोजने का शौक है, पुरातत्विक चीज जो पुराने जो हमारे प्राचीन अवशेष हैं, जो कि धरती की खुदाई आदि से प्राप्त होती है, तो और यहाँ आपने प्रेमी हैं, और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने का आनंद का अनुभव किया हो, तो आपको जनरल कर्निघम का भारत पुरातत्विक सर्वेक्षण का वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? अगर आपका जो है आपको रुचि है, पुरातत्व प्रेमी हैं आप, और आपने क्या किया है? पुरातत्व उत्खनन मतलब खुदाई के द्वारा एक प्राचीन समय का चाकू या उस टाइप का कोई भी चीज़ या कोई प्राणी का अवशेष भी आप ढूंढ निकालने का आनंद का अनुभव किया हो, तो क्या करें आप? जनरल कर्निघम, यदि आपने ऐसा कहीं भी किया है, तो एक बार कि जैसे आपके देश में जब आप होंगे और ऐसा आप प्राचीन अवशेष जैसे कि चकमक चाकू पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा आपको एक चाकू या कोई भी चीज़ अगर मिला हो आपके जीवन में, और जो खुशी उस समय आपको मिला होगा, उस खुशी को फिर से आनंद में फिर से आपको अनुभव करना है, तो क्या कीजिए? आपको जनरल कर्निघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनरल कर्निघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेना चाहिए कि शायद उसमें कितना बार ऐसी चीज़ों को खोज निकालने का उसमें वर्णन है। तब भारत के बौद्ध सम्राट द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालय अथवा विहार मतलब होता है बौद्धों के रहने का स्थान, विहारों के ध्वंसावशेषों जो धंस गया था, विहार ध्वंस हो गया था, उसको खोद निकालने के लिए आपका फावड़ा आतुर हो उठेगा। आप फावड़ा ले लीजिएगा कि हम खुदाई करें और निकालें उन विहारों को, खोद के जब उसको पढ़िएगा, जिस तरह से उसमें इन सारी चीज़ों का वर्णन है जो खुदाई भारत में पुरातत्विक खुदाई हुआ था। वार्षिक रिपोर्ट आप अगर पढ़िएगा तो हर साल किस प्रकार से उसमें नए चीज़ों का वर्णन रहता है। यदि आपकी मन पुराने सिक्कों के लिए लगाव है, यदि आपके मन में क्या है? पुराने सिक्कों के लिए लगाव है, तो भारत भूमि में ईरानी, कोरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडेनियन,
शकों, रोमन, मुस्लिम शासकों के सिक्के की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, प्रचुर परिमाण उपलब्ध है। यानी बहुत सारे सिक्के, ईरानी सिक्का, कोरियन सिक्का, थ्रेसियन सिक्का, पार्थिसियन सिक्का, यूनानी सिक्का, मैकेडेनियन सिक्का, शकों के द्वारा प्रचलित सिक्का, रोमन के द्वारा प्रचलित सिक्का, मुस्लिम के द्वारा लगभग 9-10 प्रकार का सिक्का तो ऐसे ही हो गया। बहुत सारे प्रचुर सिक्के का परिमाण उपलब्ध है, वहाँ पे उपलब्ध है। अगला, जब वारेन बोला जा रहा है, एक कहानी का वर्णन है, जब वारेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, उस समय का बात ये चर्चा कर रहे हैं, तो वाराणसी के पास 172 दारिस होता है, कॉइन होता था नामक सोने के सिक्के का एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल, है ना, तो निर्देशक मंडल को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या किया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वो भेज दिए थे कि सेवा में सोने के सिक्के, यह समझकर भिजवा दिया था कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम, मतलब प्रेषित मतलब भेजा हुआ सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। वो सोचे थे हमारे वारेन हेस्टिंग जो थे, अंग्रेज अधिकारी जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया के क्या थे, गवर्नर जनरल थे, तो अपने निर्देशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जो भेजे थे सामान, किससे जब भेजेंगे तो हमें क्या समझेंगे कि मेरे द्वारा सबसे महान चीज़ भेजा गया, उनके लिए प्रेषित किया गया, सबसे दुर्लभ चीज़ उनको दे रहे हैं, और उससे क्या होगा ये सोच के उन्होंने भेजा था इस चीज़ को। इस प्रकार वह स्वयं अपने मालिक की दृष्टि में एक महान व्यक्ति होगा, उदार और प्रमाणित क्या हो जाएगा, अगर ये चीज़ वो भेजेंगे तो इससे क्या होगा, अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। तो वो सोचे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र में मैं क्या हो जाऊंगा, एक अच्छा व्यक्ति, उदार व्यक्ति, एक ईमानदार ऑफिसर के रूप में, अधिकारी के रूप में मैं आ जाऊंगा, लिस्ट में आ जाऊंगा। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही नीति थी कि कंपनी के निर्देशक उसका ऐतिहासिक महत्व समझ ना पाए, और उन्होंने वो मुद्रा को गला डाला। जब वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी, क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। वो लोग जो पूरा वहाँ के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाए, निर्देशक मंडल के लोग जो थे, वो इस चीज़ की प्राचीनता को समझ नहीं पाए, उसकी जो ऐतिहासिक महत्व को समझ नहीं पाए, उसे गला दिए। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना भविष्य में कभी ना होने दें। अंग्रेज अधिकारियों को बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसा कोई भी चीज़ पाएँ तो आप ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ आप अपने जीवन में नहीं होने दें, ताकि वो प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत नष्ट हो जाए, ऐसा ना होने दें। अगला है देवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक देवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है। देवत विज्ञान मतलब देव विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक देवत विज्ञान के कारण, प्राचीन समय से जो हमारा देव देवताओं, देवी देवताओं का वर्णन है, प्राचीन वैदिक देवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है भारत के देव विज्ञान पे, देवता देवियों के वर्णनों पर, उसके फलस्वरूप संपूर्ण देवत विज्ञान का एक नया स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो जितना भी देवत विज्ञान है, देवी देवताओं से रिलेटेड विज्ञान है, उस पर इसका क्या हुआ है, एक महान प्रभाव पड़ा है ना। जितना संपूर्ण देवत विज्ञान पर, चाहे वह गॉड हो, चाहे कहीं का भी कुछ हो, उस पर सब चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ा है। किंतु बावजूद इसके सच्चे देवत विज्ञान का एक आधारशिला रखी जा चुकी है। किंतु बावजूद इसके कि सच्चे देवत विज्ञान की एक आधारशिला, मतलब ये एक बेस की तरह है भारत का देवत विज्ञान। इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं अभी निर्मित होनी है। इस देवत विज्ञान में अभी उतनी ज़्यादा आधारशिला तो है, यानी बेस तो उसका मजबूत बन गया है, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ खोजना या रूपरेखा बनाना बाकी है। यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है देवत विज्ञान के बारे में, जितना अच्छे ढंग से रिसर्च इस पर हो सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता है। फिर से मैक्स मुलर भारत को यहाँ बता रहे हैं एक अच्छा जगह है जहाँ देवत विज्ञान के बारे में, देवी देवताओं के बारे में अध्ययन करके, रिसर्च करके बहुत कुछ उसके बारे में निकाला जा सकता है, तो वो भारत है। अगला है नीति कथाओं के अध्ययन में भारत के कारण नवजीवन संचार हो चुका है। नीति कथा जिसमें प्रेरणात्मक कथाएं होती है, जिस तरह से हितोपदेश में हम लोग देखे थे, तो अध्ययन के कारण नवजीवन जो संचार हो चुका है भारत के कारण, समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है। यानी कहने का मतलब भारत पूर्व में, और वो यूरोपियन अपने पश्चिम यूरोपियन हो गया, उधर से भारत से उधर जाती रही है। बहुत सारा साधनों के द्वारा, मार्गों के द्वारा यहाँ की प्रेरणात्मक कहानियाँ, यहाँ की नीतिगत कहानियाँ, नीति कथा उधर जाती रही, यहाँ से उधर ट्रांसफर होती रही है। यहाँ से लोग वहाँ तक गया है, कई मार्गों से गया है। किंतु यहाँ अनेक समस्याएं ऐसी है जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। फिर से बोलते हैं, भारत में बहुत सारी समस्याएं अभी है जो अपने समाधान का प्रतीक्षा कर रही है। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा की कहावत को ही ले लीजिए। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध प्राचीनतम दार्शनिक प्लूटो के क्रटिलस में मिलती है। ये जो कहानी है, ये जो कहावत है, शेर की खाल में गधा, यह कहावत यूनान के प्रसिद्ध प्राचीनतम दार्शनिक प्लूटो के क्रटिलस, उनके द्वारा रचित क्रटिलस में मिलती है। सबसे पहले देखा जाए तो ये चीज़ वहाँ पे मिलती है। आगे, तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी?
यानी क्या यह कहावत, जो शेर के खाल में गधा वाला जो कहावत है, फिर से पूछा जा रहा है कि क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी। इस प्रकार हम न्योले या चूहे से संबंध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं। चूहे से संबंधित एक नीति कथा है, चूहे के द्वारा कुछ समझाने का कोशिश किया जा रहा है, जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में, एफ्रोडाइट ने क्या किया था, उसे एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था। एफ्रोडाइट को यूरोपियन था, उसे एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था चूहे या न्योले को। किंतु जो चूहा को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी, है ना। क्या बोल रहा है कि वो सुंदरी तो बन गई थी, वो चूहा, एफ्रोडाइट उसको सुंदरी तो बना दिया था, लेकिन क्या हुआ था कि वह सुंदरी जो थी वो चूहे को फिर से देखी और फिर से उसकी ओर चली गई, आकृष्ट हो गई। यह भी संस्कृत की एक कथा सर्वांश में मिलती जुलती एक कहानी है। सर्वांश जो है संस्कृत का कथा का ये है एक, तो उससे मिलती जुलती है यह चूहे वाला कहानी जो एफ्रोडाइट ने वर्णन किया, यूरोपियन एफ्रोडाइट ने वर्णन किया। किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची। फिर से कहानी ये आ रहा है कि यूनान आखिर ये चूहे वाला, ये शेर वाला, ये कहानी कैसे पहुंची वहाँ। ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही एस्ट्रेटिस की कहानियों में स्थान कैसे पा गई, और 4वीं सदी में ही एस्ट्रिटस की कहानियों में यह स्थान कैसे पा गई। इस क्षेत्र में अभी बहुत काम करना होगा ताकि यह पता चल पाए कि यह सब कैसे हुआ है। हम इससे भी अधिक प्रयत्न युग में प्रवेश, अगला पैराग्राफ है, हमें इससे भी अधिक प्रयत्न युग में प्रवेश करना होगा। वहाँ भी भारत और पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेगी। भारत और पश्चिम की अनेक दंत कथा मतलब ऐसा कथा जिसको प्रमाणिकता से नहीं व्यक्त किया जा सकता है, कि ऐसा वेरीफाइड नहीं है, मतलब एक तरह से काल्पनिक कथा जो होती है। यदि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ये दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम अथवा पश्चिम से पूर्व की ओर गई, तथापि असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय ही भारत, सोलोमन सम्राट जो था यूरोप में, उसके समय ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। मतलब सोलोमन साम्राज्य जो था उसी समय ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के बीच आवागमन क्या था, सोलोमन साम्राज्य के समय से ही, क्या कहा जा रहा है कि सोलोमन के समय ही तो ये है कि सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। सोलोमन मध्य एशिया से रिलेटेड है ना, ईरान इराक से संबंधित है। तो वहाँ का प्राचीन साम्राज्य है जो कि 900 ईसा पूर्व में के लमसम में, 1000 ईसा पूर्व 900 ईसा पूर्व के आसपास में, ईसा पूर्व यानी उस समय का बात है, बीसी का बात है, 900 बीसी के लमसम का है, ईसा पूर्व का बात है। तो आज से बहुत साल पुराना हो गया, तो लगभग 4000 साल पुराना बात है। तो उस समय ही आवागमन के साधन ऐसा भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य उपलब्ध थे। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन जिन वस्तुओं के ऑफिर से निर्यात की बात बाइबल में कही गई है, वे भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती है। तो ऐसा है, कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि की जिन वस्तुओं के ऑफिर से निर्यात की बात बाइबल में कही गई है। ऑफिर एक स्थान का नाम है जिसका वर्णन बाइबल में है। ये कही गई कि ऑफिर से जिन वस्तुओं के निर्यात, जैसे हाथी के दांत, बंदर, मोर और चंदन जो सोलोमन साम्राज्य में जाता था, उसकी बात बाइबल में की गई है। वे वस्तुएं भारत के सिवा अन्य देश में कहीं नहीं लाई जा सकती, कहीं और से नहीं लाई जा सकती। तो निश्चित रूप से वह जो ऑफिर स्थान जो वर्णन है, ऑफिर भारत को ही कहा गया है। और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता है कि भारत तथा फारस की खाड़ी, लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। क्या बोला जा रहा है? और यह मान लेने का भी कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। यह मान लेने का भी कोई कारण प्रतीत नहीं होता, यानी व्यापार होते रहा है। यहाँ तक कि शाहनामा का रचनाकाल 10वीं-11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए हैं। यानी व्यापार हमारा वो भूमध्य सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर के बीच भारत, फारस की खाड़ी हम लोग जान ही रहे, लाल सागर, भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध बिल्कुल कभी बंद नहीं हुआ है ना। तो ये हमेशा क्या रहा, जारी रहा। जैसे भारत हमारा यहाँ पे है एक ऐसे करके लाल सागर है और यहाँ पे भूमध्य सागर है। तो यहाँ है फारस की खाड़ी, ये भारत के इस साइड में अरब सागर के ऊपर में, आप देखिएगा मैप खोल के, तो इसके बीच में हमारा इस रास्ते से व्यापार कभी बंद नहीं हुए थे, ये चलते रहते, ऐसा बोल रहे हैं। आप में से
कईयों ने भाषा का ही नहीं, भाषा विज्ञान में भी भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। तो आपको भारत से बढ़कर कोई दूसरा देश दिखाई नहीं देता है इस भाषा विज्ञान के अध्ययन के लिए भी, क्योंकि जहाँ केवल शब्द का ही अध्ययन नहीं किया जाता है बल्कि व्याकरण के तत्वों का विकास कैसे हुआ, कोई भी व्याकरण के तत्व हर्षिकार, दीर्घिकार और आज हम लोग पढ़ते हैं उसका विकास, उसका क्षय, बहुत सारा जो वर्ण है उसका क्षय यानी खत्म हो गया, उसका क्षय कैसे हुआ, किस प्रकार से वो विलुप्त हो गया, भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर आपको भारत में प्राप्त होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। वहाँ आपको आर्य उत्तर भारत के ज़्यादातर क्षेत्र में आर्य है, द्रविड़, मुंड, द्रविड़ दक्षिण भारत, और मुंड मतलब वो झारखंड के पठारी क्षेत्रों में बहुत सारी जगह पे मुंड जो आदिवासी जनजाति लोग जैसी अनेक भारतवासी जाति की बोलचाल की भाषा, अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं अपितु उनके साथ यूनान, पूची, हून, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारी विजेताओं की भाषाओं का सम्मिश्रण का रोचक भाषा वैज्ञानिक संबंध के अध्ययन का सुयोग भारत में, मतलब भारत में बहुत सारे यूनानी जो आए थे, यूनान से लोग आए थे, पूची, हून आक्रमणकारी लोग, ईरानी, मुगल आक्रमणकारी लोग जो आए थे, तो वो लोग जब यहाँ के बहुत दिन तक रहे तो उनका जो भी भाषा भारत की भाषाओं में मिल गया, सम्मिश्रण हो गया। तो इन सभी मिश्रणों से जो भाषा तैयार हुआ है उसका भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, उसके विकास के और क्षय के अध्ययन को आपको एक सुअवसर प्राप्त होगा भारत में, ऐसा बताया जा रहा है। यदि आप विधि शास्त्र यानी कानून के विद्यार्थी हैं तो आप विधि संहिता के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम, जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास में से सर्वथा भिन्न होते हुए भी उसके साथ समानता और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। कहा जा रहा है कि अगर आप विधि शास्त्र यानी कानून के विद्यार्थी हैं तो भी आपको ऐसा भारत में सुअवसर प्राप्त होगा जैसा कि आप जो यूनान, रोम और जर्मनी के ज्ञात जो विधि शास्त्र के इतिहास हैं उससे सर्वथा अलग भी नहीं होगा, सर्वथा अलग होते हुए भी समानता कुछ मिलेगा और विभिन्नता के कारण विधि शास्त्र किसी विद्यार्थी के क्यों अलग है, कुछ क्यों समानता, ये सारी बातों को, बहुत सारे फैक्टर का अध्ययन भारत में आपको मिल सकता है। तो ये सिविल सर्विसेज के उन लोगों को बताया जा रहा है भाषण के द्वारा। उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्र या समयाचारिक सूत्र को ही ले लें। ये धर्म सूत्र मानव धर्म शास्त्र जैसे परवर्ती विधि ग्रंथ की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। ये धर्म सूत्र क्या है? मानव धर्म शास्त्र की जैसे परवर्ती विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री। ये परवर्ती मतलब बाद में जो विधि ग्रंथ हम लोग डेवलप किए, वो जो धर्म सूत्र मानव धर्म शास्त्र है, उससे जो ये धर्म सूत्र जो है, ये जो हमारा जो पूरा प्राचीन धर्म सूत्र यानी प्राचीन कानून व्यवस्था जो है वो क्या किया है, एक परवर्ती विधि ग्रंथ यानी बाद में आने वाले विधि ग्रंथ का एक बेस तैयार करता है। ठीक है। यदि आप लोग अत्यंत सरल राजनीतिक इकाई के निर्माण और विकास के संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर उधर अनुसंधान के बारे में जो अनुसंधान हुए हैं, क्या बोल रहा है, यदि आप लोग अत्यंत सरल राजनीतिक इकाई के निर्माण विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उसके महत्व और विशिष्ट को परखने की क्षमता प्राप्त करनी हो, यानी अभी जो हाल फिलहाल में जो अनुसंधान हुआ है उस समय क्या चीज़ के बारे में, सरल राजनीतिक इकाई जैसे कि पंचायत हो गया, राज्य हो गया, देश हो गया, इस तरह की जो भी राजनीतिक इकाई उसके विकास जो अभी हाल फिलहाल में हो रहा है हर जगह पे, प्राचीन युग के कानून पुरातन रूपों के बारे में अनुसंधान हुए हैं तो उसके महत्व और विशिष्ट को परख रखने की क्षमता प्राप्त करनी है। क्यों, उसके क्या महत्व है और उसके बारे में आपको रिसर्च करना है कि प्राचीन युग के कानून का पुरातन रूप के बारे में जो इधर अनुसंधान हुए हैं क्या बोल रहा है, यदि आप लोगों को एक सरल राजनीतिक इकाई के निर्माण और विकास के संबंध में प्राचीन युग के कानून, पुराने समय के कानून के पुरातन मतलब उस रूप के बारे में इधर अनुसंधान हुए हैं, जो इधर अनुसंधान हुए वो प्राचीन रूप के कानून, पुरातन कानूनों के बारे में, प्राचीन युग की व्यवस्थाओं के बारे में जो हाल फिलहाल में अनुसंधान हुए हैं वो प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में, उसके महत्व और उसकी विशिष्टता को परख रखने की क्षमता प्राप्त करनी हो तो आप क्या करें, आज भारत के ग्राम पंचायत के रूप में इसका प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास आपको मिल जाएगा। यानी ग्राम पंचायत में आपको आज भी क्या करेगा, आपको इसके लिए आज भारत के ग्राम पंचायतों के रूप में, ग्राम पंचायत छोटे लेवल पे जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में इसका प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास मिल जाएगा। ऐसा सिविल सर्विस के लोगों को बताया जा रहा है कि आपको विशिष्ट परख करने के लिए जो अनुसंधान हुआ है प्राचीन युग के कानून, प्राचीन युग के इकाइयों के बारे में, पुरातन कानून के रूपों में जो इधर अनुसंधान हुआ है उसके महत्व और विशिष्ट को परखना है आपको, उस परखने की क्षमता अर्जित करनी है तो क्या करें, भारत के ग्राम पंचायतों का प्रत्यक्ष दर्शन करें, इससे आपको वो चीज़ मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, अच्छा कुछ मिलेगा। आपको एक विशिष्ट परख रखने की क्षमता प्राप्त करना है तो वहाँ से आपको वो क्षमता मिल जाएगा कि कैसे
प्राचीन व्यवस्था के कानून और प्राचीन युग के कानूनों के पुरातन रूप जो इधर अनुसंधान हुए उसके बारे में आपको विशिष्ट परखने की क्षमता आपको भारत के ग्राम पंचायतों के प्रत्यक्ष दर्शन से अनायास ऐसे ही आपको प्राप्त हो जाएगा। भारत में प्राचीन स्थानीय जो शासन प्रणाली थी वो पंचायत प्रथा को समझने और समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। क्या है कि भारत का प्राचीन स्थानीय प्रणाली शासन प्रणाली जो है, प्राचीन समय से जो स्थानीय प्रणाली है या पंचायत प्रथा को समझने और समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र भारत में विद्यमान है। तो भारत में आप पंचायती क्षेत्र पंचायत जो लोकल लेवल पे है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को समझकर भी उस प्राचीन व्यवस्था को समझ सकते हैं जो कई सालों से भारत में चलते रहा है, कई सालों तक भारत में चलते रहा है। इसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ पे है भारत में, जिससे आप समझ सकते हैं कि प्राचीन शासन प्रणाली किस तरह से थी और किस तरह से चल रही थी। तो ये है, तो भारत में ऐसा आपको बहुत सारा चीज़ समझने का अवसर मिलेगा। ठीक है, आगे भारत के धर्म के वास्तविक उद्भव, भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव है ना, उसके प्राकृतिक विकास यानी नेचुरल जो डेवलपमेंट हुआ भारत में धर्म का, उसके अपरिहार्य क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। अपरिहार्य क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय आपको मिल सकता है कि भारत में धर्म का वास्तविक उद्भव कैसे हुआ, कैसे इसका धर्म कैसे उत्पत्ति हुई और इसका नेचुरल विकास कैसे हुआ और उसके अपरिहार्य और ऐसे अनिवार्य कारण, अपरिहार्य मतलब अनिवार्य क्षीयमान रूप है ना, उसके अपरिहार्य क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष दर्शन और बहुत सारा चीज़ जो क्षीयमान रूप यानी कि जो खत्म होते चला गया उसके बारे में भी आपको प्रत्यक्ष दर्शन भारत में आने पर आपको मिलेगा। भारत के ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। भारत क्या है? ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि, पारसियों के जरथ्युष्ट धर्म का यह शरणास्थली है। क्या बोला जा रहा है? भारत किसकी भूमि है? वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, यहाँ बौद्ध धर्म उत्पत्ति हुआ। पारसियों के जरथ्युष्ट धर्म का यह पारसियों का जरथ्युष्ट धर्म की शरणास्थली भी है, यानी पारसियों से भी जरथ्युष्ट धर्म का भी शरणास्थली, यहाँ पे उसको शरण मिला है, उसको आश्रय मिला है कहा जाए तो। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। नया नया कहा जाए मत रखने वाले लोग और मतों में अंतर कहा जाए, नई नई धारा, नई नई विचारधारा, नई नई धार्मिक विचारधारा, नई नई मत रखने वाले लोग आज भी यहाँ पे प्रकट और विकसित होते रहे हैं भारत में। तो आपको क्या मिलेगा? भारत में ऐसा चीज़ों का अध्ययन करने का मौका मिलेगा। तो भारत में आपको अपने सर्वत्र सब कुछ अत्यंत प्राचीन, अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच में खड़ा पाएंगे। भारत में आप क्या करेंगे? अपने आप को सर्वत्र अत्यंत मतलब आपको सर्वत्र मतलब हर जगह, सर्वत्र मतलब हर जगह अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य, प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच, प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। कहा जा रहा है कि भारत में आप हर जगह अत्यंत प्राचीन, बहुत पुराना और सुदूर भविष्य, आने वाले भविष्य के बीच में आप पाएंगे भारत में हर जगह। वहाँ आपको ऐसे सुअवसर मिलेंगे जो पुरातन विश्व में दुर्लभ हो सकते हैं। जो पुरातन विश्व में ऐसे चीज़ भारत में आपको सुअवसर मिलेंगे, ऐसे अवसर मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में, प्राचीन विश्व में, पुरातन वर्ल्ड में, आपको प्राचीन दुनिया में सुलभ हो सकेंगे। ऐसा कहीं नहीं होगा। ऐसा चीज़, हर चीज़ सुलभ है वो भारत में है। आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए जो आज उस समय का है जब भाषण हो रहा है, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा के संबंध में हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो या कोई कानूनी मसला, सीखने और सिखाने योग्य कोई भी बातें क्यों ना हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जहां विश्व में अन्यंत्र कहीं नहीं मिल सकती है। यानी वो भारत का फिर से वर्णन कर रहे हैं कि जो ज्वलंत समस्या अभी की है उस सभी ज्वलंत समस्याओं का समाधान आपको भारत में मिल जाएगा। जैसे ज्वलंत समस्या में लोकप्रिय शिक्षा के संबंध में हो, चाहे उच्च शिक्षा के संबंध में हो, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात बारे में हो, अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो या कोई भी कानूनी मसला, सीखने सिखाने योग्य बातें क्यों ना हो, तो भारत आपको लैब की तरह मिलेगा, प्रयोगशाला की तरह मिलेगा, जो विश्व में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी। बोला जा रहा है संस्कृत भाषा को आप जब सीखिएगा तो आपको एक ऐसी धारा मिलेगा, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा लय मिलेगा, एक ऐसा आपको सीखने का रास्ता मिलेगा जो आप अभी तक अज्ञात थे उस रास्ते से। यहाँ आपको मानव हृदय की गहनतम सहानुभूति, सिंपैथी और सदास्यता को जगाने वाले पाठ भी प्रचुर परिमाण में मिलते हैं। यानी संस्कृत जब आप पढ़िएगा तो उसको गहनतम सहानुभूति, आपके अंदर की वो जो भावना मानव के प्रति हो, जो सिंपैथी है एक मानव का किसी अन्य के प्रति, वो एकदम पूरी और सदास्यता को जगाने वाला पाठ, प्रचुर मात्रा आपको यहाँ भारत के संस्कृत ग्रंथों में आपको मिलेगा जब भारत की संस्कृत को आप पढ़िएगा। अगला है मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में, या यूँ कहें तो हमारे
अपने स्वरूप के अध्ययन में, अपने सच्चे आत्मरूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद नहीं रखा जा सकता है। क्या बोला जा रहा है? मानव मस्तिष्क के इतिहास का अगर अध्ययन किया जाए या हम अपने स्वरूप का अध्ययन करें, आज जिस रूप में हम हैं इसका अध्ययन करें कि हम कैसे इस रूप में आए, सच्चे आत्मरूप, आत्मा का सही रूप, आत्मरूप की पहचान में अपने आत्मा का सही रूप की पहचान अगर करना चाहें तो भारत का स्थान किसी भी देश के बाद नहीं रखा जा सकता। तब भी भारत ही वो सर्वश्रेष्ठ जगह है। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों ना बना लें, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का क्षेत्र हो या देवत विज्ञान का हो या दर्शन का हो, चाहे विधि शास्त्र कानून का हो या रीति रिवाज की परंपरा व प्राचीन कला या शिल्प का हो अथवा पुरातन विज्ञान का हो। पर इसमें प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहे ना चाहे आपको भारत में ही शरण लेनी होगी। भारत के सिवा आपको किसी अन्य देशों में इन सभी चीज़ों को सीखने, इन सभी चीज़ों को रिसर्च करने, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भारत में ही आपको आना पड़ेगा। मैक्स मुलर फिर से भारत की बारे में वर्णन करते हैं, क्योंकि मानव इतिहास से संबंध अत्यंत बहुमूल्य, अत्यंत उपादेय प्रमाणिक सामग्री, मानव इतिहास के लिए अत्यंत बहुमूल्य, अत्यंत उपादेय प्रमाणिक सामग्री, एकदम सत्यापित 100% वेरीफाइड सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग भारत और केवल भारत में ही संचित है, स्टोर है। आगे आते हैं, यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का सम्यक मतलब पूरी अध्ययन करें, व्याख्या विवेचना कर लें, तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूल में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के सब अध्याय मिलाकर एक क्षण के लिए उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। फिर से वो अपने यूरोपियन इतिहास, यूरोपियन में जो पढ़ाए जाने वाले चीज़ उसके स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाए जाते हैं उससे कंपैरिजन भारत में पढ़ाए जाने वाली चीज़ों से कर रहे हैं, भारत के इतिहास से, में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों से कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है उसकी एक क्षण की बराबरी हम लोग नहीं कर सकते। अभी तक भारतीय साहित्य की चर्चा करना, क्या बोला जा रहा है, मैं आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, किंतु भारत के उस अत्यंत प्राचीन भारत का चर्चा करूँगा जिसका नाम है संस्कृत। वो बोल रहे हैं मैं अभी जो भारत में है, वर्तमान समय में भारत में, क्योंकि बहुत सारा चीज़ उस समय तक बदल चुका था तो उसकी चर्चा वो नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम भारत के प्राचीन भाषा संस्कृत की चर्चा करना चाहूँगा। जब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वतिशायी है। सर्वातिशायी क्यों है, क्यों सर्वताशायी है, क्यों उपयोगी है? चलिए हम लोग इसको देखते हैं। संस्कृत की पहली विशेषता इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से संस्कृत का काल पुराना है। वो बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। जिस रूप में आज हम लेटिन, जिस रूप में आज यह हम तक पहुंची है, उससे भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। कहा जा रहा है जिस रूप में आज यह हम तक पहुंची है, जो संस्कृत जो है आज हम तक पहुंची है, इससे भी अत्यंत प्राचीन भली भांति तत्व जो है वो भली भांति सुरक्षित है जो संस्कृत में है। ग्रीक और लेटिन भाषा के लोग को सदियों से ज्ञात है, निस्संदेह यह भी अनुभव किया जाता रहा है कि दोनों भाषाओं में कुछ ना कुछ साम्य मतलब दोनों में वह भाषा का कुछ रूप पाया जाता है, अवश्य है। दोनों में संतुलन कुछ अवश्य है, आखिर कुछ ना कुछ संबंध अवश्य है। ग्रीक और लेटिन भाषा में ऐसा अनुभव निस्संदेह होता रहा है, किंतु समस्या यह है कि इन दोनों भाषा में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। समानता तो है लेकिन इसे व्यक्त कैसे किया जाए। कभी ऐसा होता है कि ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लेटिन को कुंजी मान लिया जाता है, तो कभी ऐसा होता है कि लेटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता है, यानी एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है। न ग्रीक लेटिन का कर पाता है, न लेटिन ग्रीक का कर पाता है। पता नहीं चलता है कि कौन पीछे है या कौन आगे है, कौन किसकी चाबी है और कौन किसका ताला है, कौन किसका कुंजी है। चलिए, उसके बाद जब गॉथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटानिक भाषाएं, पुरानी कैथलिक तथा स्लाव भाषाओं का अध्ययन किया जाने लगा, तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। क्या कहा जा रहा है, जब गॉथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटानिक भाषाओं, है ना, ये ट्यूटानिक भाषाओं, पुरानी कैथलिक तथा स्लाव भाषाओं का अध्ययन किया। ये भाषा है, कौन कौन भाषा है, तो गॉथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटानिक भाषा, तो एंग्लो सैक्सन और गॉथिक भाषा है, और पुरानी कैथलिक और स्लाव भाषाओं का जब स्टडी किया जाने लगा, तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध की स्वीकार हम लोग करना ही पड़ा। किंतु इन भाषाओं में इतना अधिक समानता कैसे आ गई? ये भाषा दोनों अलग अलग भाषा है, लेकिन समानता क्यों है? और समानता के साथ साथ इतना अधिक अंतर कैसे पड़ गया? यह रहस्य बना ही रहा। इस कारण ऐसा अनेक अहेतुवाद उठ खड़े हुए, जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत हैं। तो इसी कारण अनेक अहेतुवाद
खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांत के सर्वथा विपरीत हैं। अहेतुवाद मतलब ऐसा सिद्धांत जिसमें हेतु या कारण खड़े नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि अहेतुवाद मतलब ऐसा सिद्धांत, चलिए फिर से है, इस कारण से अनेक अहेतुवाद उठ खड़े हुए। अहेतुवाद मतलब होता है ऐसा सिद्धांत जिसके हेतु या कारण की पहचान नहीं की जा सके कि ऐसा क्यों हुआ, इसके कारण की पहचान, ऐसा सिद्धांत जिसके कारण की पहचान ना की जा सके, तो इसके कारण अनेक अहेतुवाद खड़े, मतलब किस यह रहस्य का पता करने के लिए कि समानता और इतना अंतर क्यों आ गई, इसका कोई कोई मतलब ये नहीं मिला, कोई कारण नहीं मिला कि ऐसा क्यों अहेतुवाद उठ खड़े हुए, जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। ठीक है, किंतु जो जो इन भाषाओं के बीच मतलब स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया किस कारण से यह ऐसा अंतर और समानता हुआ, यही अहेतुवाद का मूल अर्थ है। किंतु जो ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी तो तत्काल लोगों को सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा। जब इस भाषाओं से, इन जो भाषाओं में हम लोग जो देखे थे, जो भाषा हम लोग देखे थे, उन भाषाओं में जैसे ही संस्कृत बीच में आ जाती है, संस्कृत से जोड़ के इस सभी भाषाओं की समानता और अंतरों को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या लगता है कि तो संबंध अस्पष्ट हो जाता है। तो इसी भाषाओं का पारस्परिक संबंध क्या हो जाता है, अस्पष्ट हो जाता है कि इन भाषाओं में समानता और असमानता क्यों, यह अस्पष्ट संबंध स्थापित हो। कि हम किस भाषाओं की बात कर रहे हैं, तो एंग्लो सैक्सन ट्यूटनिक भाषाओं, पुरानी केटलस गॉथिक एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटनिक भाषा, तो कौन कौन भाषा है, गॉथिक भाषा है, एंग्लो सैक्सन भाषा है, और पुरानी कैथलिक तथा स्लाव जैसी भाषाओं का अध्ययन में करने पर इनमें जो पारिवारिक संबंध को स्वीकार करना ही पड़ा, तो इनमें समानता और असमानता जो अंतर आ जाता है, कहीं समानता दिखता है, कोई असमानता दिखता है, तो इतनी समानता और असमानता कैसे आया, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही थी, कोई स्पष्ट ये नहीं पता चल रहा था। तो इसके लिए संस्कृत को जब हम बीच में रख के तो इस सभी भाषाओं के रिलेशन को अध्ययन करते हैं, तो क्या होता है कि एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा। तो क्या होने लगा, संस्कृत आने से बहुत कुछ क्या हुआ, संस्कृत आ बैठी तो तत्काल लोगों को सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा। इसी से भाषा के पारस्परिक संबंध स्पष्ट भी हो गया। तो संस्कृत का इतना उपयोगिता है, ये बात को ये वर्णन करते हैं हमारे मैक्स मुलर। तो निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं का अग्रज है, बड़ा भाई है। इसमें उससे हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार की किसी अन्य भाषा से सर्वथा भुला दी गई थी, किसी परिवार के अन्य भाषाओं में सर्वदा भुला दी गई थी। वैसा बहुत सारी बातें ज्ञात हुई संस्कृत के अध्ययन से। मैक्स मुलर कह रहे हैं, यदि आग के लिए संस्कृत में अग्नि, लेटिन में इग्निस, संस्कृत में अग्नि, लेटिन में इग्निस एक ही शब्द मिल जाता है, तो हम निभ्रांत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक दूसरे से अविभक्त आर्य को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। यानी आर्य, चूंकि ये जो लेटिन और इग्निस बोलने वाले लोग हैं, लेटिन भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, और हम लोग जो संस्कृत बोलने वाले लोग हैं, तो सब लोग आर्य ही हैं। और ये अविभक्त थे, जब सब एक ही जगह पे थे, कुछ लेटिन वाले अलग बट गए धारा, और कुछ लोग इधर एशिया की तरफ आ गए, तो ये सब जब एक थे, एक ही जगह से जब उत्पत्ति सबों का हो रहा था, तो निश्चित रूप से इस अग्नि और इग्निस शब्द जब दोनों के लिए कुछ ना कुछ समानता देखने में लेटिन में और संस्कृत में मिलती है, तो इससे निष्कर्ष पर यहाँ पे मैक्स मुलर पहुंच रहे हैं कि अविभक्त आर्यों को अग्नि का ज्ञान, जब वो बटे नहीं थे आर्य, एक ही जगह पर सब लोग थे, जब एक ही ग्रुप में चल रहे थे, एक ही धारा में चल रहे थे, जब दो धारा में नहीं बटे थे, तो उस समय उनको अग्नि का ज्ञान हो चुका था। यहाँ से ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है। साथ ही लिथुआनियन में उग्निस, स्कॉटिक भाषा में इंग्लिश शब्द यह दर्शाता है कि स्लाव या ट्यूटोनिक भाषा भी इस शब्द से परिचित थी। भले ही वह कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द क्यों न गढ़ लें, लेकिन सब क्या हैं, अग्नि से परिचित थे, और सब इसे अग्नि ही पुराने समय में बोलते थे। बाद में इसे नया शब्द गढ़ के लोगों ने अपना लिया। तो दूसरी बात तो ये पता चलता है कि सब लोग कहीं ना कहीं एक ही जगह से उत्पन्न हुए हैं, एक ही जगह से फैले हैं। अग्नि की इस बात से पता चलता है। अग्नि की बात जो समानता, अग्नि शब्द का समानता जो दिखता है संस्कृत से, लेटिन से, और इस तरह से और सारी भाषाओं में, लिथुआनियन में भी, स्कॉटिक भाषा में भी इंग्लिश जैसे शब्द ही दर्शाता है। दूसरे शब्दों में दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं, और यह बता पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहा है, यह बता पाना उतना सरल नहीं है, जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझा कर सर्वदा लुप्त हो जाता है। क्या बोल रहे हैं कि दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं। जैसे बहुत सारा चीज़ धीरे धीरे खत्म हो जाता है, दूसरी वस्तुओं भी, उस तरह शब्द भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यह बता पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता है, जबकि दूसरे क्षेत्र में मुरझाकर लुप्त हो जाता है। यह बात बता पाना बहुत सरल नहीं है कि ऐसा क्यों होता है कि हम, जैसे भारत में यह शब्द अगर उत्पन्न हुआ तो अमेरिका में यह विलुप्त कैसे हो गया, ये पता नहीं चल पाता है। कल्पना कीजिए, यदि यह जानना चाहे
चाहे कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषा के शब्दकोश देखने होंगे। तो चलिए आर्य भाषा के शब्दकोश को देखने की ये बात कर रहे हैं कि चूहे के बारे में ये पता करना है कि आर्य लोग अनेक शाखा में विभक्त उस समय नहीं हुए हैं, उसके पूर्व चूहे के बारे में जानते थे कि नहीं। चलिए तो आगे शब्दकोश देखते हैं आर्यों का। तो हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे मूस कहते हैं, ग्रीक में मूस है ना, दंत सौ वाला सौ, और लेटिन में फिर मूस हर्षुकार वाला मूस हो गया, और फिर पुरानी स्लोवोनिक में माइस, और पुरानी उच्च जर्मन में मूस कहते हैं। सब जगह मूस मूस ऐसे रिलेटेड नजर आ रहा है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी गणना काल गणना हम अपने नहीं अपितु भारत के तिथिकर्म के आधार पर ही कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं कि भारत के तिथिकर्म के, भारत में प्राचीन ग्रंथों में जो तिथि है उस तिथि कर्म के आधार पर ही हम गणना कर सकते हैं कि कितना प्राचीन है वह समय, है ना। इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं प्राचीन युग में जिसकी तो उस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना अपितु हम भारत के तिथिकर्म के आधार पर ही कर सकते हैं। चूहा ज्ञात था, उसका नाम मूस भी रख दिया गया था ताकि अन्य कीट पतंगों के साथ इसकी पहचान में कोई घपला ना हो। यह बात पता आर्य के शब्दकोश से पता चल जाता है। तो ये समानता दिखाने की कोशिश की है कि आर्य कहीं ना कहीं जब स्टार्टिंग पॉइंट पे थे, जब आर्य सब एक ही जगह रहते थे और बंटने से पहले, तो वो क्या था कि उनका भाषा उस समय मूस को मूस नाम दे चुके थे। इस प्रकार से पुराने पत्थर या कांच के टुकड़े को जोड़कर बनाए गए पच्चीकारी के चित्र भारत के आर्यों के विभाजन के पूर्व की सभ्यता और सांस्कृतिक अवस्था के कुछ कमोवेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता और बनाया जा चुका है। क्या कहा जा रहा है कि पुरानी पत्थर और कांच के टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए पुराने पत्थर और पच्चीकारी के चित्र से भांति आर्यों के विभाजन के पूर्व, जब आर्य विभाजित नहीं हुए तो उसके पूर्व की सभ्यता और संस्कृति की अवस्था का कुछ कमावेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है। ये जो पच्चीकारी कांच और पत्थर के टुकड़े से जोड़कर बनाया गया चित्र से आर्यों के विभाजन के पूर्व के बारे में पता चलता है। इतना ही क्यों, भारत व यूनान, इटली, जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों की जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया है, उन लोगों की अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया का ही उपलब्धि थी। तो क्या है कि भारत व यूनान और इटली में बिखरे पड़े जितने भी अवशेष, उसके आधार पर आर्यों की जिस मूल भाषा का ढांचा, आर्य का मूल भाषा जो है वो स्ट्रक्चर, जो सारे भाषाओं से पता करने के बाद जो हम लोग खड़ा बना पाए हैं, उससे यही पता चलता है कि अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन की प्रक्रिया के बाद ही वह भाषा बनाया गया होगा आर्यों के द्वारा। अब आप अंदाजा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन, इन तीनों भाषाओं में एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने में हमें कितना पीछे हटना होगा। यानी संस्कृत में भी पता लगाइए, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन, इन तीनों भाषाओं का सामान्य मूल उद्गम, तीनों भाषाओं का जो मूल स्रोत है जहां से तीनों भाषा जन्म लिया है, उस तक पहुंचने में बताइए कितना पीछे जाना होगा। इस प्रकार हम उस सम्मिलन स्थल पर पहुंच जाएंगे जहाँ हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियाँ एक दूसरे से पृथक हुई थी। जहाँ से पृथक हुई थी उस मूल स्थान पर भी पहुंच जाएंगे कि क्यों पृथक हुई थी और कैसे हुई थी। यह भी उस सुदूर अतीत में भी हमारी आदि आर्य भाषा, जो प्राचीन आर्य भाषा, एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है। क्या बोला जा रहा है, यह भी कि उस सुदूर अतीत, प्राचीन अतीत में भी हमारी वह जो आदि आर्य भाषा एक प्राचीन चट्टान के रूप में दिखाई, जो चिंतन और परस्पर प्रवाह के उतार चढ़ाव से घींस मंझकर चिकनी, और वही आर्य भाषा अभी बहुत उतार चढ़ाव मतलब बहुत दिनों तक ये चलते चिकनी और अस्पष्ट हो चुकी है। हम भाषा में प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनी आशिम ग्रीक एस्मी जैसी यौगिक क्रियाएं मिलती है। मैं हूँ जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला ही दूसरी भाषाओं में आशिम जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएंगे। मैं हूँ, आशिम, ये आशिम मतलब होता है मैं हूँ, ऐसा आशिम जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्द दूसरी भाषा में कहाँ मिल पाएगा जैसे आर्य की भाषा में है, ऐसा वर्णन किया जा रहा है। उन भाषाओं में खड़ा होता हूँ या ठहरता हूँ, मैं जागता हूँ या उत्पन्न होता हूँ या मैं बदलता हूँ जैसी क्रियाओं भले ही मिल जाए, किंतु आशिम मैं हूँ यह क्रिया केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है। तो आर्य में ये सारा चीज, जैसे कि मैं ठहरता हूँ, ये सारे मैं उगता हूँ, मैं जीता हूँ, इन सभी के लिए जैसी क्रियाओं के लिए भले ही मिल जाए बहुत सारी चीज़, लेकिन आसिम मैं हूँ यह क्रिया केवल आर्य भाषा में ही उपलब्ध हो सकती है। आर्य भाषा का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। मैं इस वास्तविक अर्थ में इतिहास में इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ, और यह ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचार और अनेक जातियों की क्रूरता की उपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातत्व और पठनीय है।
क्या है कि मैं वास्तविक अर्थों में मैं इसे ही वास्तविक अर्थ में इतिहास मानता हूँ। वास्तविक अर्थ में जो इतिहास अध्ययन हम लोग कर रहे हैं यही वास्तविक इतिहास है। और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचार, अनेक जातियों की क्रूरता की अपेक्षा अधिक ज्ञातत्व और पठनीय है। और यही इतिहास अच्छा है भाई। उन जो राजा जो अत्याचार करते थे, वो जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, मुगल सम्राट, वो सम्राट, फलना सम्राट, है ना, तो अशोक, ये सारा चीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं उस इतिहास से ज़्यादा समृद्ध ये इतिहास है जिसके बारे में हम लोग ये पढ़ रहे हैं। एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से बढ़कर एकात्मकता का परिचय है। एक भाषा अगर कोई बोल रहा है तो एक माँ के दूध जिस तरह दो बच्चे पीते हैं एक ही माँ के, तो उससे भी बढ़कर एक भाषा बोलने की एकात्मकता है, यानी उसमें ज़्यादा एकता दिखाई पड़ता है कि हम लोग एक भाषी हैं। भारत का पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप में वही है जो ग्रीक, लैटिन और एंग्लो सैक्सन भाषा है। अगर देखा जाए तो भारत का संस्कृत मूलभूत रूप से, सारभूत रूप से देखा जाए तो वही ग्रीक, लैटिन और एंग्लो भाषाओं का सम्मिलित रूप ही है। यानी एकात्मकता को दिखा रहे हैं कि हम ग्रीक, लैटिन और एंग्लो सैक्सन आदि भाषा, संस्कृत भी उसी भाषाओं के ग्रुप में है और यह सब भाषा एक ही है। यह एक ऐसा पाठ है जिससे हमें भारतीय भाषा और साहित्य का अध्ययन के बिना कभी नहीं पढ़ पाते हैं। क्या बोल रहा है? यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना हम नहीं पढ़ पाते हैं। ये भाषा का अध्ययन वाला जो पाठ है, जब तक हम भारतीय इतिहास और उसके अध्ययन नहीं करेंगे, साहित्यों का अध्ययन, तब तक इस पाठ को हम समझ भी नहीं पाएंगे। हम इतना ही क्या फिर आगे क्या है? भारत यदि हमें इस एक ही पाठ के सिवा कुछ भी ना पढ़ा पाता तो भी हम इससे केवल इतना कुछ सीख जाते कि दूसरी कोई भाषा कभी नहीं सीख पाती। क्या बोल रहे हैं कि भारत यदि हमें एक ही पाठ के सिवा, ये जो भाषा विज्ञान का पाठ के सिवा कुछ ना भी पढ़ा पाता तो भी क्या होता, इतना सीख जाते कि कोई दूसरी भाषा कभी इतना नहीं सिखाती। इतना इसका भाषा विज्ञान समृद्ध है। भारत का संस्कृत इतना समृद्ध है, प्राचीन समय इतना समृद्ध है, प्राचीन भाषा इतना समृद्ध है। संस्कृत और उसके साहित्य, याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है। जो संस्कृत और उसका साहित्य का इतिहास लगभग 3000 साल से 3000 से भी अधिक लंबे काल तक, लंबे समय तक फैला हुआ है। और यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है यह जो संस्कृत का समय। मुझे एक दिन भी याद है जब इतनी गर्मी, मुझे उस एक दिन की भी याद है जब इतनी गर्मी में किसी काम में मन नहीं लग रहा था, तब एक सांध्य कक्षा में हमारे मास्टर डॉक्टर कली के बारे में वर्णन कर रहे हैं, बताया, जो मैक्स मुलर को बताया था कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती है जो ग्रीक, लैटिन में ही क्यों जर्मन, रूस में सर्वदा समान थी। अब क्या बोल रहे हैं उनके मास्टर साहब बता रहे हैं, यह सुनकर तो पहले हम लोगों को, उस गर्मी के दिन का बात कर रहे हैं जब कुछ मन नहीं कर रहा था, अचानक उनको क्या हुआ, हम लोगों ने सोचा मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में हैं, मजाकिया मूड में, ऐसा समझे, कुछ मजाकिया बातें। तो क्या था कि किंतु मास्टर साहब ने तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द, सर्वनाम और समान धातुरूप श्यामपट्ट पर क्या किए, लिख दिखाए। अब तो हमारे सामने ऐसे तथ्य उपस्थित थे जिसके आगे नतमस्तक थे। मतलब मास्टर साहब उस दिन, जो उनको लगा कि गर्मी के दिन में कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, तो मास्टर साहब ने जो संख्यावाचक शब्द, सर्वनाम और समान धातुरूप के शब्द अगर श्यामपट्ट पर लिख दिखाया, जो कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द, जो सर्वनाम और समान धातु रूप, जो कि एक ही प्रकार के धातु रूप से बना हुआ, संस्कृत में भी उसी प्रकार से है, ग्रीक में भी है और लैटिन में भी है। तो अब तो हमारे सामने ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट उपस्थित थे एकदम, जो साबित कर रहा था कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन में बहुत कुछ समानता है। आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक और इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। क्या बोल रहा है कि भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ, है ना। तो भारत के बारे में एक प्रकार का सुनिश्चित जो ज्ञान है, मैं अपने व्यापक और इतिहास के ज्ञान के लिए बहुत जरूरी मानता हूँ। नीड है ये चीज़ जानना, भारत के बारे में अध्ययन करना। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोप वासियों की धारणाएं बदल चुकी है, वो भारत के बारे में और विस्तृत हो चुकी है, अलग प्रकार से सोचते हैं वो। अब हम यह जानने लगे हैं कि जैसे पहले समझा जाता था, वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न हैं। कल्पना कीजिए कि किसी छोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आप को अंग्रेजी मूल की सर्वथा भूल जाए। क्या करे, कभी ऐसा मान लीजिए कोई भौगोलिक उथल पुथल हो जाए, भूकंप आ जाए, कोई वैसा चीज़ हो जाए जिससे प्रलय आ जाए, जिससे अमेरिका के लोग अपना अंग्रेजी जो अभी वर्तमान में बोल रहे हैं वो सर्वथा पूरी तरह से भूल जाए, और 2-3 हज़ार वर्ष के बाद अकस्मात मालूम हो कि 17वीं सदी में, मतलब ये चूँकि 17वीं सदी में एक ऐसी अंग्रेजी भाषा और साहित्य विद्यमान था, उपस्थित था, तो वे आश्चर्याभिभूत ही होंगे, आश्चर्याभिभूत होंगे। मतलब उनको आश्चर्य होगा कि 17वीं शताब्दी में लोग अंग्रेजी बोलते थे। ये सारा चीज़ सुन के
होगा, जरूर आश्चर्य होगा, ऐसा बोल रहे हैं। संस्कृत की खोज हमारे लिए भी आज ठीक वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो रही है, मानो कि जैसे बहुत पुराने हम लोग संस्कृत बोलते थे। इस कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना एक नया अध्याय फिर से जुड़ गया है ना। हमारे भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियाँ, बचपन मतलब यहाँ उस पुराने समय की मधुर स्मृतियाँ फिर से साकार हो उठी है। संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया हो सो बात नहीं है, बहुत कुछ किया है। इसने मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने बल्कि लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोग भी अपने परिवार के सदस्य की भांति गले लगाने ही नहीं सीखे, अपितु मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया जो पहले नहीं हो पाया। तो भारत के बारे में जब उन्होंने अध्ययन किया, संस्कृत का अध्ययन किया, तो उसके दिमाग मन उदार हो गया। वो समझने लगे जो अजनबी लोग हैं, बर्बर लोग हैं, इधर उधर फैले सारे लोग हैं, ये सब अब अपने परिवार के हैं, सब हमारी भाषा के ही हैं, सब एकात्मकता का प्रतीक हो गया ये चीज़। अब उनको सब एक सा लगने लगा, बहुत कुछ दिमाग उनका खुला है। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक यह जो निष्कर्ष निकाला है, वो संस्कृत की सहायता के बिना कदापि प्राप्त नहीं किया जा सकते थे। इस संस्कृत का वर्णन कर रहे हैं। आज हमारा साहित्य का यह अध्ययन प्रयत्न मानव को, यानी प्रत्यन मानव को अपने पूर्व को अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए, इस है ना। आज हमारा इतिहास का यह जो अध्ययन है, प्रत्यन मानव को, प्राचीन मानव अपने पूर्व को, प्रत्यन मानव को मतलब अपने पूर्व को, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए, इस फ्रेंच उक्ति को क्रियान्वित कर सकने योग्य बना है। ये फ्रेंच की बात है, अपने पूर्व को अपने वास्तविक रूप को पहचानिए, फ्रेंच से आया है, फ्रेंच में ऐसा लिखा गया है। तो इस फ्रेंच उक्ति को क्रियान्वित करने योग्य, इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपने वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उसने अपने जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ की और कौन कौन से मार्ग अपनाना और कहाँ पहुँचना है। ये चीज़ क्या हुआ, ये इस चीज़ को जान पाया मानव। हम सब पूर्व से आए हैं, हम सब पूर्व से आए हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी अत्यधिक मूल्यवान है वो हमें पूर्व से मिला है। पूर्व मतलब यहाँ एशिया से संबंधित है ना, एशिया, भारत, मध्य हाँ एशिया, तो ये है, एशिया से संबंधित है। हम सब पूर्व से आए हैं और हमारे जीवन में जो कुछ भी अत्यधिक कीमती चीज़ है वह सब हमें कहाँ से मिला है, तो एशिया से मिला है। एशिया मतलब यह पूरा भारत, पूरा वो मध्य ये हमारा खंबात की खाड़ी, लाल सागर, भूमध्य सागर के आसपास के उधर के इलाके, ये सब एशिया के क्षेत्र में आ गए। ये सारा चीज़ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा चीज़ उसी में आ गया। ईरान, इराक, ये सारा चीज़ मध्य एशिया में आता है। तो वो सारा चीज़ से संबंधित है, पूरा एशिया का ये बात हो गया। कहता है कि भले ही वह प्राच्य विद्या विशारद ना भी हो, तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि वह नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि आपको चाहे प्राच्य, पूर्वी शिक्षा, पूर्वी विद्या, पूर्वी ज्ञान में आपको विशेषज्ञता नहीं भी हो, तब भी यह अनुभव जरूर होगा वहाँ जाने पर आपको कि नानाविध अलग अलग स्मृतियाँ से भरे अपने पुराने घर में हम क्या कर रहे हैं, फिर से जा रहे हैं। ठीक है। तो अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे तो बजाय इसके कि आपका दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूं आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था, जब इंग्लैंड से आरंभ की हुई लंबी समुद्री यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट हुए भारत के तट का दर्शन किया था। कौन? विलियम जोन्स ने। इन लोगों को बताया जा रहा है कि आपको भी वही अनुभव होना चाहिए जो विलियम जोन्स को हुआ था। जो सिविल सेवक हैं जो अभी आने वाले हैं भारत, उनको ये बताया जा रहा है। जो विलियम जोन्स जो है, सुनिए उन्हीं के शब्दों में विलियम जोन्स जो बोलते हैं, कहते हैं जिस भारत की ललक मेरे मन में उठ रही थी पिछले 1783 के अगस्त में, उस देश के लिए मैं समुद्री यात्रा कर रहा था। किस देश के लिए? तो भारत के लिए। एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। यानी वो दिन भर जब पूरी यात्रा किए तो एक दिन संध्या के समय, जब शाम का समय हो गया था, तो दिन भर के देखे दृश्यों की जांच पड़ताल जब उन्होंने किया तो उन्होंने पाया कि मैं अब ठीक भारत के सामने हूँ। फारस या ईरान हमारे बाईं ओर है, यानी जो भारत है ऐसे करके इंडिया, तो ये अरब सागर है और यहाँ पे है फारस की खाड़ी, या यहाँ पे है लाल सागर और यहाँ पे स्वेज नहर और यहाँ पे भूमध्य सागर। तो यहाँ पे ही क्या है, भारत को क्या देख रहे हैं वहाँ पे, और उसकी बाईं ओर ये भारत है, तो इसकी बाईं ओर इस साइड में अरब सागर के उधर जो है क्या है कि फारस या ईरान हमारे बाईं ओर है। अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले भाग से क्या कर रही थी, टकरा रही थी। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्र के चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वो वस्तुतः अनिर्वचनीय है। क्या कर रहे हैं कि यह व्याख्या योग्य नहीं है, इतनी अच्छी है कि इसकी व्याख्या मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री, यानी ये ज्ञान विज्ञान से भरी हुई एशिया की यह भूमि है। आनंददायक, ललित और उपयोगी कलाओं की जननी है, या जहाँ जन्मदाता है भारत। एक से बढ़कर एक शानदार कार्यकलाप का दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र है ना। तो मानव का सारा प्रतिभा, बहुत मतलब एक से एक मानव प्रतिभा ने यहाँ जन्म लिया इस देश में। तो राज्य सरकार, कानून और विधि संहिता, यानी कानून, रीति रिवाज, परंपरा, भाषा, लोग के रंग रूप, आकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक डाइवर्सिटी यानी विविधता के कारण सदा ही सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती रही है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सका
कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक मैं यह कहे बिना नहीं रह सका कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया है और कितने बड़े व ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं की जा सके हैं। तो विलियम जोन्स के ये शब्द हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल शब्द हम लोग पढ़े इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो ये सब यहाँ से लेके स्टार्ट करते हुए यहाँ तक विलियम जोन्स ने जब पहली बार भारत 100 साल पहले आए थे उस समय का बात हो रही है। जब वो कब आए थे भारत, तो 1783 के अगस्त में जब उस समुद्री यात्रा से भारत आए थे। अब अगला लाइन है, भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी तक ना किए जाने वाले स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी ना जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है, यानी जिस तरह विलियम जोन्स को लगा भारत, वैसे कितने भारत को ऐसे कितने विलियम जोन्स की आवश्यकता है। जब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के जॉन ने देखा था कि सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है, मतलब दूर के सागर में कहीं डूबता हुआ उनको नजर आया, तो और उसके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियाँ अच्छी स्मृतियाँ यादें हैं उनको, और सूर्य आगे डूब रहा है और उसके सामने भारत की आशा जो है जगमगा रही थी। ऐसी कल्पना है कि एक भारत उनको दिख रहा था जहाँ आशा था उनको कि बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ, वो चीज़ देख के उनके मन में आशा था। उन्हें ईरान और उसके प्राचीन सम्राट मानो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लग रहे हों। ईरान जो एशिया में ही आता है, तो उसके प्राचीन सम्राट को वह फील कर रहे थे कि वह उनके सामने उपस्थित है, प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लग रहे हैं। अरब सागर की शीतल मंद समीर मतलब हवा के झोंके उन्हें झुला रहे हैं, चूंकि नाव पर लग रहा है कि हवा उन्हें झुलाए। से स्वप्नदर्शी ही यह समझ सकते हैं कि स्वप्नों को साकार और अपनी कल्पनाओं की वास्तविकता में परिणित कैसे किया जा सकता है। तो ऐसे ही लोग जो हैं स्वप्नदर्शी, मतलब ऐसे स्वप्न को देखने वाले, ऐसी आनंद की छटा को अनुभव करने वाले लोग अपने स्वप्न को साकार, अपनी कल्पना का वास्तविकता में परिणित कैसे किया जा सकता है। और जो बात या स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी आज भी वैसी ही है। यूँ कहें कि आज भी वैसी हो सकती है। क्या कहा जा रहा है अगला पैराग्राफ में, और जो बात या स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी जब विलियम जोन्स गए थे, आज भी वैसी ही है भारत। यूँ कहें तो आज भी वैसी ही हो सकती है। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं जैसे विलियम जोन्स ने देखा था। भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य यानी पूर्वी देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार और बड़ी बड़ी अनेक विजयें प्राप्त। विलियम जोन्स ने यहाँ के साहित्य को पढ़ा, यहाँ के इतिहास को देखा, समझा, और वो सारी पर बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों को सीखकर, यानी उसको विजय के रूप में दिखाया जा रहा है कि विजय प्राप्त की चीज़ों को सीखकर। तथापि किसी नए सिकंदर को यह सोचकर इतनी बड़ी अनेक बड़ी बड़ी विजय प्राप्त की, तथापि उसके बावजूद भी किसी नए सिकंदर को यह सोचकर निराशा नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदान, गंगा के मैदान भारत में ही है, सिंध के मैदान भी भारत एशिया में ही है, तो है ना, पंजाब का क्षेत्र सिंध के मैदान में ही आता है, पाकिस्तान का क्षेत्र, तो पूरा सिंध के पुराने मैदान अब भी विजय करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अभी भी वहाँ बहुत कुछ है। अगर कोई नया सिकंदर मतलब आगंतुक से तुलना किया जा रहा है, जो नया लोग भारत को आना चाहता है, भारत को के बारे में देखना चाहता है, भारत की रीति रिवाज, यहाँ के तत्काल सारी चीज़ों को, सुंदरता को, प्राकृतिक वैभव को, सब कुछ देखना चाहता है, तो उसके लिए तथापि उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। वह उसे एक नया सिकंदर के रूप में संबोधित करते हैं मैक्स मुलर, और बोलते हैं कि गंगा और सिंध के मैदान अब भी उस विजय करने के लिए कुछ शेष नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अभी भी वहाँ बहुत कुछ है, निराश नहीं होना चाहिए। तो ये है मैक्स मुलर द्वारा भारत से क्या सीखें, जो हम लोग पढ़े, तो बड़ा ही आनंददायी था यह चैप्टर, भारत से हम क्या सीखें। तो मैक्स मुलर का यह निबंध था जो कि नव आगंतुक जो हमारे सिविल सर्विसेज के पास की युवा जो थे, जो भारत ICS से पास होने वाले युवा जो भारत आ रहे थे यहाँ इंग्लैंड से, वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद उनको भारत के बारे में ये भाषण का जो श्रृंखला जो उनके स्टार्टिंग पीरियड में यहाँ भारत आने से पहले भाषण की श्रृंखलाओं की एक कड़ी भारत हम क्या सिखाई, एक भाषण को उनके सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत के बारे में तमाम भारत की अच्छाइयों को, तमाम भारत के प्राचीन इतिहास, संस्कृति, विरासत, तमाम चीज़ों को उनके सामने पेश किए हैं। मैक्स मुलर अपने भाषण में वो बता रहे हैं कि भारत की ये प्राचीन संस्कृति जो है, और हम लोगों का जो ये लेटिन, ग्रीक, ये सारी जो भाषाएं हैं, अंग्रेजी भाषा, वहाँ की जो भी भाषाएं हम लोग अभी आपस में बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं भारत से लिंक है, और वो एकात्मकता को दिखाया है कि कैसे संस्कृत अग्रज है, अग्रज बड़े भाई के रूप में है। अगर संस्कृत को छोड़ दिया जाए तो इन दोनों लेटिन और ग्रीक के बीच में एक अच्छा संबंध, कभी लगता है लेटिन जिस तरह लगता है ग्रीक को गाइड करता है, कभी ग्रीक लेटिन को गाइड करता है, लेकिन अगर संस्कृत बीच में आ जाए तो उससे कंप्लीट पता चलता है कि आखिर संस्कृत ही अग्रज है दोनों भाषाओं का। तो संस्कृत उस रोल में है, और यह उस और आर्यों का उस मिलन बिंदु तक ले जाता है जहाँ की कहीं ना कहीं सब भाषा जो थी एक ही जगह से फूटी है, और सब आर्य भाषा शब्दकोश से ही आते हुए इधर उधर धाराओं में बढ़ गई है, और समय के साथ वो घिसती चिकनी हो गई है। कहने का मतलब रूप उसका बदला है, लेकिन अभी भी उसके धातु, उसके संख्या, उस बहुत सारी चीज़ों में व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए उसकी उसमें समानता है, काफ़ी समानता देखने को मिलती है। तो ये था मैक्स मुलर का भारत, और उन्होंने बताया भारत में बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में आपका रुचि हो, चाहे आपकी रुचि भू विज्ञान में हो, चाहे आपकी रुचि मानव शास्त्र में हो, चाहे आपकी रुचि वनस्पति विज्ञान में हो, जीव विज्ञान में, किसी भी क्षेत्र में आपकी रुचि हो, भाषा विज्ञान में हो, तो आप भारत जाके उसमें उस ऊंचाई को छू सकते हैं, उस अनुभव को फील कर सकते हैं जैसे हाँ मैक्स मुलर ने फील किया है। तो विलियम जोन्स की घटना को भी ये विलियम जोन्स की भारत यात्रा का भी वर्णन उन्होंने किया। इस तरह से पूरी कथा जो है बड़ा ही
ही रोचक ढंग से ये भाषण को मैक्स मुलर ने तैयार किया है और उन आगंतुकों को भारत की विशेषता को बताया है। तो अब बच्चों, आपको ये कहानी बड़ा ही अच्छा तो रोचक लगा ही होगा। अब मेरे बताने की शैली आपको कैसी लगी, इस पर आप जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, और खराब भी लगा होगा तो जरूर लिखिएगा, ठीक है। लेकिन आपका कमेंट मुझे प्रोत्साहित करता है, चाहे जैसा भी कमेंट करें वो मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है। तो धन्यवाद बच्चों।